कल से देख रहे हैं मॉडर्न इंडिया से संबंधित लेक्चर। आज उसका दूसरा हिस्सा है, आज उसका दूसरा भाग है। मॉडर्न इंडिया में कल हम लोगों ने इस बात का उल्लेख किया था कि किस तरह से जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां हैं उन्होंने भारत में आना शुरू किया और उसके बाद उन कंपनियों को सुपरसीड करते हुए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने किस तरह से अपना पहले व्यापारिक वर्चस्व और फिर राजनीतिक वर्चस्व कायम किया। इसी के पैरेलल हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से औद्योगिक क्रांति जो इंग्लैंड में घटित हुई 1750 के बाद 18वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ में, उसने कैसे भारतीय उपनिवेश को प्रभावित किया। और साथ ही साथ ये एक इत्तेफाक था कि उसी टाइम जो अमेरिकन क्रांति है उसके हो जाने के कारण जो ब्रितानी उपनिवेश अमेरिका में हुआ करता था उसने भी अपनी आजादी हासिल कर ली। तो इन सभी परिस्थितियों यानी जिनका संदर्भ दुनिया भर के जो सिचुएशंस हैं उनके साथ साथ जो भारत की उस वक्त परिस्थितियां थी, उन सभी राजनीतिक परिस्थितियों के बीच में किस तरह से अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करना शुरू किया और फाइनली 1806 में उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। अब हम उसी के कह सकते हैं कि बरक्स कोशिश करते हैं देखने को कि कैसे हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसकी शुरुआत हुई और किस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन ने चलते हुए और अल्टीमेटली हमें आजादी दिलाई। यहां पे दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है इसको समझने से पहले बहुत ही संक्षेप में हम लोग राष्ट्रवाद को समझेंगे ताकि हमको राष्ट्रीय आंदोलन और स्वाधीनता संघर्ष इन दोनों के बीच का अंतर समझ में आ जाए। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो यहां पे ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारा स्वाधीनता संघर्ष चला उसमें कितने फेजेस थे, कितने चरण थे और किस क्रम में धीरे धीरे वो आगे बढ़ा और किस प्रकार से वो कर्व लेता गया, किस तरह से उसमें कह सकते हैं कि एक वक्रता आती गई और उस दिशा में हमारा जो विकास हुआ उसमें किस प्रकार के जो रोड़े हैं वो अटकाए गए। खास तौर से हमें 3 एंगल से पढ़ना है इसे। शुरुआती दौर में हमें देखना है कि राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि या भूमिका क्या रही, उसके बाद फिर राष्ट्रीय आंदोलन के चरण क्या क्या हुए और फाइनली फिर देखना है हमें कि इन सभी चीजों को एक तो ब्रिटिश जो पक्ष है या ब्रिटिश व्यू पॉइंट है उसकी तरफ से, दूसरा भारतीय जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, तब ये बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं वो बात हम लोगों की होगी, इस पर डिपेंड करेगी कि कैसे जो राष्ट्रीय आंदोलन है ये किस प्रकार से भारत में अपना आकार लेता है ना। अब इस राष्ट्रीय आंदोलन को और ज्यादा भी स्पष्ट करते हुए हम लोग बात करेंगे कि अगर हम आईएनसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आपको मालूम है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ठीक है, अब 1885 के बाद का जो हिस्सा है वो तो बहुत ट्रैक में है, कह सकते हैं कि बहुत ही क्लियर रहता है, उसको बस उसके फैक्ट्स याद रखने होते हैं जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके पहले का जो टाइम है 1885 से पहले का टाइम है खास तौर से 1857 के बाद से। ठीक है, 1857 से 1885 के बीच इस टाइम पीरियड को समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहां पर ही हमको जो राष्ट्रवाद है उसके बीज मिलते हैं और इस राष्ट्रवाद का जो विकास है उसकी शुरुआत किस तरह से हुई हम लोग पहले इस पर बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम 1885 के आगे की बातें करेंगे। लेकिन इन सभी से पहले हमको समझना होगा संक्षेप में कि वास्तव में जब हम राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं तो इसका जो संबंध है वो राष्ट्रवादी विचारधारा से है। और राष्ट्रवाद आखिर क्या होता है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इसमें देखिए दो शब्द हैं, एक तो राष्ट्र और दूसरा वाद। वाद का मतलब आपको पता है कि वाद मतलब विचारधारा।
जिसके साथ ये शब्द जुड़ा होता है वस्तुतः उससे संबंधित जो विचारधारा है ना, रिलेटेड आइडियोलॉजी को हम वाद कहते हैं। इसका संबंध किससे? राष्ट्र से। तो हमको समझना होगा कि राष्ट्र से संबंधित ये विचारधारा है। तो विचारधारा तो बात समझ में आ गई, राष्ट्र क्या होता है? तो राष्ट्र के बारे में हमेशा याद रखिएगा कि राष्ट्र किसी देश को नहीं कहा जाता, राष्ट्र किसी राज्य को नहीं कहा जाता, इसमें किसी भौगोलिकता की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि राष्ट्र एक कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक और एक इमोशनल थॉट है, एक भावात्मक अवधारणा है। और जब हम सांस्कृतिक रूप से ना या फिर संस्कृति के जो विभिन्न अवयव हैं, हो सकता है कि उसका संबंध हमारे मजहब से हो, भाषा से हो, रिचुअल से हो, ना अपने आचरण से हो, ना वेशभूषा, खान-पान, जो कुछ भी है। तो जो हमारे पास सांस्कृतिक बंधन होते हैं, उन सांस्कृतिक बंधनों से बंधा हुआ जो समुदाय होता है, जो समूह होता है, वास्तव में वो राष्ट्र होता है। ठीक है ना? तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि ये एक मनोवैज्ञानिक या भावात्मक अवधारणा है, जिसके अंतर्गत सांस्कृतिक बंधनों से बंधा हुआ एक समूह राष्ट्र कहलाता है। तो इससे संबंधित विचारधारा क्यों जरूरत पड़ी हमको राष्ट्रवाद की? उसका कारण ये है कि हमेशा इस बात का भी ध्यान रखिए कि जब हम मध्यकाल में होते हैं या कह सकते हैं कि 1857 के पहले का जो समय होता है, अगर इसके पहले के टाइम में हम देखें तो यहां पर जो भारत के राष्ट्र है, यानी जो भारत के समुदाय हैं, भारत के जो लोग हैं, है ना, जैसे कहा जाता है ना हम भारत के लोग, संविधान की प्रस्तावना में शुरुआत में कहा गया, वैसे ही जो हम भारत के लोग हैं, इनमें ये हम की भावना नहीं थी, राष्ट्र एक राष्ट्र की भावना नहीं थी, बल्कि लोग अपने अपने को अलग अलग भाषाई या जो भौगोलिक या क्षेत्रीय जो आइडेंटिटी है उसके साथ जोड़ते थे। कोई अपने को मद्रासी समझता था तो वो अपने को गुजराती से अलग मानता था, कोई अपने को अवधी समझता था तो अपने को पंजाबी से अलग मानता था, कोई बंगाली है तो कोई कह सकते हैं कि वो महाराष्ट्रियन है, मराठी है। तो ये अलग-अलग भावधारा चल रही थी। उनमें ये नहीं था कि हम सबसे पहले एक भारतीय हैं। इस प्रकार की भावना ना होने के कारण ही ऐसा हुआ कि हमारे अंदर एक राष्ट्रवादी जो एकता है वो नहीं थी, और इसका पूरा लाभ अंग्रेजों ने उठाया और लगातार उनकी कोशिश रही कि हर तरीके से, चाहे वो क्षेत्र के आधार पर हो या भाषा के आधार पर हो, इवन धर्म के आधार पर तो उन्होंने हमारा विभाजन ही कर दिया। जो उस वक्त का भारत था उसका विभाजन करके पाकिस्तान और भारत दो डोमिनियन के रूप में उन्होंने हमको आज़ादी दी। तो स्वाभाविक है कि राष्ट्रवादी जो भावना है इसका हमारे अंदर अभाव था। इसका भरपूर फायदा यूरोपीय शक्तियों ने, खासतौर से अंग्रेजों ने उठाया। इसीलिए आपने कभी सुना भी होगा कि अंग्रेजों की पॉलिसी भारत में हुआ करती थी, फूट डालो और राज करो। तो यहां पर 1857 के पहले का जो हम समय देखते हैं, तो जो भारतीय समाज है वो क्षेत्र में, जाति में, इवन स्त्री पुरुष के अलग अलग विभेदों को लेकर के ना, वो हर प्रकार के जो वर्गीकरण है उसके अंतर्गत बटा हुआ था। और इस प्रकार का जो बंटवारा होता है वो सारे समुदाय में, सारे समूह को एक करने में निश्चित रूप से विफल रहता है, और ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इसको सबसे पहले जो एड्रेस करने का काम किया था वो राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले इसको एड्रेस किया, और उन्होंने सबसे पहले ना वो एक देववाद, कर्मकांडों का विरोध और साथ ही साथ जाति प्रथा का विरोध करने के साथ उन्होंने शिक्षा पर बल दिया। तो उन्होंने जिस प्रकार की चीजों से समाज बंटता था उन सभी का उन्होंने विरोध किया, और जिससे समाज एकजुट होकर के उसके अंदर नई जागृति और नवजागरण आ सकता था, यानी शिक्षा, समानता, भाईचारा, इनको उन्होंने ज्यादा रेखांकित किया, इस पर बहुत विशेष बल दिया। इसी का परिणाम हुआ कि उसके बाद से जितने भी सुधार आंदोलन हुए, लगभग सभी ने इस प्रकार की जो सुधारात्मक उपाय हैं उसी दिशा में काम किया। इसी का परिणाम था कि एक तो हम राजा राममोहन रॉय को भारत के राष्ट्रवाद का पिता कहते हैं, और दूसरी ओर यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि ये काम आप जानते हैं कि 18वीं जो 19वीं शताब्दी उसके 30 दशक से लगभग शुरू हो गया था, और ये फिर पूरे टाइम किसी न किसी रूप से चलता रहा। चाहे वो प्रार्थना आर्य समाज रहा हो, चाहे वो प्रार्थना समाज रहा हो, चाहे थियोसॉफिकल सोसाइटी रही हो, रामकृष्ण मिशन रहा हो, या फिर अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी में देखें तो वो सर सैयद अहमद खां के जो प्रयास रहे हों, जो साइंटिफिक सोसाइटी रही हो, अलीगढ़ स्कूल रहा हो,
है ना। इसी प्रकार से जो अहमदिया आंदोलन था, इसके अलावा जो कूका आंदोलन चलाया सिखों के बीच में, इस प्रकार की बहुत सी ऐसी तंजीमें रहीं, ऐसी संस्थाएं रहीं जिन्होंने राष्ट्रवाद को धीरे धीरे मजबूती प्रदान की। ये एक प्रकार से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था जो आगे के समय में राजनीतिक राष्ट्रवाद के रूप में मुखर हुआ और तभी भारत ने स्वाधीनता हासिल करने में सफलता पाई। तो ये जो प्रक्रिया है राजा राम मोहन राय ने, उन्होंने शुरू कर दी थी समाज को बांधने की। इसके बाद जब 1857 का पहला स्वाधीनता संग्राम हुआ तो यहां पर भी लोगों के अंदर जो अलगाव है वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 1857 के विद्रोह में बहुत से भारतीयों ने, भारतीय रियासतदारों ने, यहां तक कि जो नवशिक्षित वर्ग था उसने भी जो स्वाधीनता संग्राम के हमारे सेनानी थे उनका समर्थन नहीं किया, है ना, बल्कि कुछ ने तो विरोध किया और वो अंग्रेजों के साथ मिलकर के इसको दबाने में भी उन्होंने मदद की थी। ऐसा खुद अंग्रेजों ने स्वीकार किया कि अगर भारतीय रियासतदारों ने या भारत के कुछ लोगों ने अगर हमारी मदद नहीं की होती तो शायद हम 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम है उसका दमन नहीं कर पाते और भारत में अपना जो शासन है उसको हम रेगुलर नहीं कर पाते, कंटिन्यू नहीं कर पाते, निरंतरता नहीं प्रदान कर पाते। अब जो 1857 के विद्रोह में कमी थी, उस कमी में सबसे इंपॉर्टेंट कमी ये मानी गई कि इसमें न तो नेतृत्व की एकता थी और न ही संगठनात्मक एकता थी। अब इस नेतृत्व की एकता और संगठनात्मक एकता के लिए ही धीरे धीरे प्रयास करते हुए अल्टीमेटली 1885 में आईएनसी का गठन किया गया। अब आप जानते हैं कि आईएनसी वास्तव में एक दुधारी तलवार थी। दुधारी तलवार इसलिए कि एक ओर तो भारतीयों को लग रहा था कि हमको एक अखिल भारतीय, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि पूरे देश के लेवल पर, ऑल इंडिया लेवल पर हमारे पास एक संगठन होना चाहिए और वो राष्ट्रवादी संगठन धीरे धीरे लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगाए और अंग्रेजों से सुधार की मांग करे। तो एक तरफ तो कह सकते हैं कि आईएनसी का जो व्यू पॉइंट है वो भारत के दृष्टिकोण से था और दूसरी तरफ अंग्रेजों के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी रिसर्च की और उस रिसर्च का जो विषय था वो ये कि आखिर 1857 जैसा इतना बड़ा जो विद्रोह उनकी निगाह में था वो कैसे संभव हो गया, इसके पहले हमको सही ढंग से इसकी जानकारी यानी इसका इंटेल हमें क्यों नहीं मिल पाया। इस बात को ध्यान में रखते हुए वो भी चाहते थे कि भारत में कोई एक ऐसी संस्था हो जिस संस्था को हम वो एक प्रकार से ना भारत के जो भारतीयों के अंदर एक अनरेस्ट है, एक असंतोष है, उस असंतोष को रिलीज करने का है ना बेस बना सके। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीयों ने अगर आईएनसी का प्रयोग यानी भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से या भारतीयों के पॉइंट ऑफ व्यू से, भारतीय राष्ट्रवादियों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आईएनसी वो एक लाइटनिंग कंडक्टर था तो वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो इस प्रकार की चीजें थी जिससे कि हमारे राष्ट्रवाद जो नवोदित राष्ट्रवाद है उसको बचा सकते थे। तो दूसरी तरफ अंग्रेजों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये जो आईएनसी है ये काम कर रही थी एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में, जिससे कि जो भारतीयों का संतोष है इसको एड्रेस किया जा सके भारतीयों के माध्यम से ही और छोटे मोटे सुधार करके भारतीयों को शांत रखा जाए, उनको इस लेवल तक ना ले जाया जाए कि उनका जो असंतोष है वो विद्रोह के लेवल पर फट पड़े या एक कोई क्रांति हो जाए, किसी प्रकार का अनरेस्ट हो जाए। इससे बचने के लिए उन्होंने तो कहने को हम बहुत संक्षेप में कह सकते हैं कि आईएनसी को अंग्रेजों ने कैसे प्रयोग किया, सेफ्टी वॉल्व के रूप में, यानी यहां के असंतोष के प्रेशर को रिलीज करने के दृष्टिकोण से। और आईएनसी को जो भारत है, भारतीय राष्ट्रवादी हैं, उन्होंने इसका जो प्रयोग किया वो लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में किया ताकि जो दमन की बिजली है अंग्रेजों की वो न गिर सके, क्योंकि हम सीधे स्वाधीनता की मांग नहीं कर रहे थे। आईएनसी ने शुरुआत में स्वाधीनता की मांग नहीं की बल्कि उन्होंने कहा कि आप यहां पर राजनीतिक रूप से बने रहिए लेकिन कुछ ऐसे सुधार करिए जिससे कि जो हमारा शासन है, जो ब्रिटिश शासन भारत में है, वो भारतीयों के लाभ में हो, भारतीयों के लिए उपयोगी हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं कि आईएनसी भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था, लाइटनिंग कंडक्टर, और अंग्रेजों के पॉइंट ऑफ व्यू से था ये सेफ्टी वॉल्व। ठीक है, अब ये जो आईएनसी है इसकी जब स्थापना हो गई 1885 में, जिसको आप जानते हैं कि अंग्रेजों की भी जरूरत थी और भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए भी जरूरत थी, तो भारतीय राष्ट्रवादी और अंग्रेजों में आप जानते हैं ए.ओ. ह्यूम, इन लोगों ने मिल करके ये संस्था का गठन किया। अब यहां पर
ध्यान रखना है कि जो इसका पहला फेज है वो 1885 से लगा करके 1905 में यानी बंगाल विभाजन तक माना जाता है। और इस फेज की खास बात यह है कि इसमें जो उदारवादी राष्ट्रवादी थे इनका वर्चस्व था। यहां पर ध्यान रखिए, इस समय के यानी जो आरंभिक ये राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हो रहा है, इसके आरंभिक लेवल पर अगर हम गौर से देखें तो दो प्रकार के जो विचारधारा के लोग हैं, यद्यपि दोनों ही आईएनसी में हैं, दोनों ही इंडियन नेशनल कांग्रेस में हैं, लेकिन दो प्रकार की जो विचारधारा हैं या दो प्रकार के जो तासीर है उसकी वो दिखाई पड़ती है। एक तासीर जो नरम दल कहलाती है, ठीक है, और दूसरी जो हमारे पास एक्सट्रीमिस्ट थे, उग्रवादी विचारधारा के थे, अतिवादी विचारधारा के थे, जिनको नॉर्मली गरम दल कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही दल वास्तव में किससे जुड़े थे? ये दोनों ही दल आईएनसी के अंदर थे। ठीक है, अगर उदारवादी या नरम दल के जो नेतृत्व है उसको दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, ना ये जो तैयब जी, इस प्रकार के लोग इसको, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इस प्रकार के लोग इसको कैरी कर रहे थे। तो जो अतिवादी या एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप था उसको बहुत लोकप्रियता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बाल लाल पाल के नाम से जानते हैं, यानी बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। तो ये जो बाल लाल पाल हैं, इन्होंने इस प्रकार की जो अतिवादी विचारधारा है इसको लेके चले। अब यहां पे ध्यान रखना कि संक्षेप में हम ये समझें कि इन दोनों के बीच में बेसिक अंतर क्या था। तो एक अंतर इसमें यह था कि जो उदारवादी हैं ये लोग आजादी की बात नहीं करते थे, बल्कि इनको उन्होंने सुधारों की मांग की। ब्रिटिश राज के अंतर्गत ही ब्रिटिशर्स से या जो शासक वर्ग है उससे उन्होंने कहा कि भारतीयों के हित में आप शासन करिए, और भारतीयों का हित इसमें है कि आप जो टैरिफ है यानी जो टैक्स की दरें हैं, है ना, उनको समान करिए, यहाँ के लोगों को रोजगार दीजिए, यहाँ पर ही उद्योग लगाने की कोशिश करिए, यहाँ पर ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको बढ़ाने की कोशिश करिए, और जो आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसको ला करके यहाँ पर और भारत के विकास के लिए प्रयास करें। तो बेसिक जो उनका उद्देश्य था वो था टैक्सेशन या करों पर एक प्रकार से समानता की बात करना, और दूसरी तरफ उनका था कि धीरे धीरे जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें भारतीयों को शिक्षित किया जाए। यही कारण है कि 1892 का जो एक्ट आया, चार्टर एक्ट आया, उस एक्ट के अंतर्गत इन्होंने कोशिश की थी कि कैसे भी हम 1892 के एक्ट में ना जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन है ना, कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्शन है, इसका प्रोसीजर शुरू किया गया, और ये कहा गया कि जो बजट का हिस्सा है ना, उस पर हम लोग बात कर सकते हैं और थोड़ा बहुत जो आपसे सवाल है वो पूछ सकते हैं। इस तरह की बातें उदारवादियों के मांगों में शामिल थी। लेकिन जो अतिवादी यानी बाल लाल पाल थे, इनका सीधा सीधा सा मत था कि हमको आपसे सुधारों की याचना नहीं करनी है। यही कारण है कि जो अतिवादी या उग्रवादी दल था, इसने उदारवादियों के तौर तरीकों को या उसकी प्रक्रिया को ध्यान से अगर देखें तो उसको कहा था राजनीतिक भिक्षावृत्ति, है ना, एक प्रकार से पॉलिटिकल जो बिगरनेस है इसकी बात उन्होंने की थी। तो इस बिगरशिप को खत्म करके उनका कहना था कि हमको वास्तव में आजादी चाहिए, लेकिन वर्चस्व नरमपंथियों का था, उदारवादियों का था, और यही कारण है कि ये जो शुरुआती 20 वर्ष हैं, इस 20 वर्षों में किसी प्रकार के भी स्वराज की, स्वतंत्रता की, आजादी की बात नहीं की गई। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपना उल्लू सीधा करते हुए 1905 तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं बंग भंग। बंगाल विभाजन की जो घोषणा है ये 20 जुलाई 1905 को की गई। यहां पर एक सवाल आता है, उस पर जो आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। बंगाल विभाजन से संबंधित दो डेट्स बहुत पूछी जाती हैं। वो है एक तो 20 जुलाई 1905, दूसरी है 7 अगस्त 1905, और तीसरी है 16 अक्टूबर 1905। इन तीनों डेट्स का जो इंपॉर्टेंस है और जो डिफरेंस है, इसको बहुत अच्छी तरह से आपको समझना होगा, क्योंकि इससे जुड़े हुए सवाल जब कभी भी आते हैं तो इस प्रकार के ऑप्शन जरूर आते हैं। ध्यान रखना है आपको कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई ना, इसको लागू नहीं किया गया।
इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया, बल्कि इसका डिक्लेरेशन हुआ। तो डिक्लेरेशन ऑफ बंगाल डिवीजन ना वाज ऑन 20th जुलाई 1905। ठीक है, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। 16 अक्टूबर को इसे लागू किया गया। ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई। तो बहुत ध्यान से सवाल को पढ़िएगा कि बंगाल विभाजन की घोषणा पर प्रश्न पूछा जा रहा है या बंगाल विभाजन होने का प्रश्न पूछा जा रहा है, बंगाल विभाजन का जो घोषणा है उसको लागू करने का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस दिन को वो एक्टिवेट हुआ, वो डिक्लेरेशन, और यहां पर वो डिक्लेरेशन की गई थी। तो जो भी बंगाल विभाजन से संबंधित कानून था वो एक्टिवेट हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। फिर क्या है 7 अगस्त। 7 अगस्त को वास्तव में इस घोषणा के खिलाफ जो भारतीय राष्ट्रवादी थे, इन्होंने बहिष्कार और स्वदेशी का आंदोलन शुरू किया। तो आप जानते हैं कि 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ जो भारतीयों ने अपना आंदोलन चलाया था उसे हम बाइकॉट आंदोलन, बाइकॉट मूवमेंट के नाम से जानते हैं। तो स्वदेशी और बाइकॉट जो मूवमेंट है उसकी शुरुआत हुई थी 7 अगस्त 1905 को। तो यहां पर घोषणा है, ये डिक्लेरेशन है या घोषणा है। ठीक है, यहां पर ये आंदोलन शुरू हो रहा है, कौन सा, जो बहिष्कार आंदोलन है या स्वदेशी आंदोलन है, ये शुरू हो रहा है। और यहां पर जो बंगाल विभाजन की घोषणा है ना, यानी जो बंग भंग है, ये लागू हो रहा है। और इसी दिन इसका विरोध करते हुए पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के लोगों ने आपस में राखी बांधी और इसको शोक दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, ये आह्वान वास्तव में उस वक्त के रविन्द्रनाथ टैगोर का था। तो ये 3 डेट्स आप ध्यान में जरूर रखिएगा। तो कहने का मतलब सीधा सा ये है कि एक और जो उदारवादी राष्ट्रवादी थे हमारे, उन लोगों का बहुत दृढ़ विश्वास था कि अंग्रेज बहुत जेंटलमैन लोग हैं और ये हमें समय के साथ साथ लोकतंत्र में शिक्षित करेंगे और हमारे लिए सुधार करेंगे और अपना जो शासन है वो भारत के पक्ष में चलाएंगे। लेकिन अंग्रेजों का अपने ही जो हिडन एजेंडा था उसको उन्होंने आगे बढ़ाया और उनका हिडन एजेंडा था कि भारत के लोगों को तोड़ो, यानी यहाँ का विभाजन करो और राज करो। तो उन्होंने इस बार इस विभाजन को लागू किया। इस विभाजन का जो कारण अंग्रेजों ने बताया, उन्होंने कहा था कि ये जो विभाजन है वो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इतने बड़े बंगाल का हम जो प्रशासनिक रूप से उसको संभालना मुश्किल होता है, इसलिए अगर इसको हम 2 हिस्से में कर देंगे तो प्रशासन को और सहजता से और दक्षता से चलाया जा सकेगा। कहने का सीधा सा मतलब है कि अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे जो तर्क दिया था वो प्रशासनिक सुधार का दिया था, लेकिन वास्तव में उनका हिडन एजेंडा क्या था। उनका हिडन एजेंडा ये था कि भारतीय जो राष्ट्रवाद है इसको तोड़ा जाए, इसका विभाजन किया जाए। क्योंकि आपको मालूम है कि जो भी भारतीय राष्ट्रवाद है इसकी जो शुरुआत हुई, उसका जो उत्कर्ष हुआ, उसका जो कह सकते हैं विकास हुआ, उसका जो फैलाव हुआ, वो वास्तव में बंगाल से शुरू हुआ। इसलिए वो चाहते थे कि बंगाल का जो इलाका है इसका जो राष्ट्रवाद है अगर इसको तोड़ देंगे तो ये राष्ट्रवाद फिर दूसरी तरफ नहीं फैल पाएगा। और बंगाल में भी उन्होंने इस प्रकार से विभाजन किया था कि जो मुस्लिम बहुल इलाका है यानी पूर्वी बंगाल वो एक तरफ हो जाए और इधर अलग जो बंगाल है पश्चिमी बंगाल वो एक तरफ हो जाए, तो बाद में इसको हिंदू और मुस्लिम का रंग दिया जाए। यही कारण है कि ठीक इसके 1 साल के अंदर ही 1906 में उसी पूर्वी बंगाल वाले इलाके के ढाका से वहां के जो नवाब थे ना, उनके संयोजन में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। ठीक है ना। जो मुस्लिम लीग है इसका गठन करके उन्होंने इस अपने बंगाल विभाजन के जो हिडन एजेंडा था, उनका छुपा हुआ जो उनका उनका मंतव्य था, वो एक प्रकार से उजागर हो गया। क्योंकि 1905 में उन्होंने बंगाल विभाजन किया और 1906 में उन्होंने अंग्रेजों के प्रयास से और अंग्रेजों की सहायता से और अंग्रेजों के गाइडेंस में मुस्लिम लीग का उदय हुआ। और इसी मुस्लिम लीग को अंग्रेजों ने पहले से ही कहा कि आप लोग अपने लिए अलग निर्वाचन की मांग करें और जैसे ही आप ये निर्वाचन की मांग करेंगे हम इसको स्वीकार कर लेंगे। यही कारण है कि 1909 के एक्ट में ना मुस्लिम लीग ने लगातार जो डिमांड करती रही वो अलग मतलब सेपरेट इलेक्टोरल की, अलग निर्वाचन मंडल की, उस अलग निर्वाचन को 1909 में स्वीकार कर लिया गया इस एक्ट के अंतर्गत। और ये माना गया कि ये एक प्रकार से भारत और पाकिस्तान के विभाजन की नींव रख दी गई अंग्रेजों के प्रयास से और मुस्लिम लीग के प्रयासों से।
ये जो संयुक्त प्रयास है, ये भी वास्तव में भारत के लोगों को बांटने का ही काम था, इस राष्ट्रवाद को बांटने का काम था। इसलिए स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन वास्तव में भारतीय राष्ट्रवाद को, जो नवोदित राष्ट्रवाद था, जो अभी शैशवावस्था में राष्ट्रवाद था, उसको और ज्यादा विकसित होने से पहले ही समाप्त करने के लिए ये साजिश रची गई थी और उसमें पूरी तरह से शरीक थे मुस्लिम लीग के उस वक्त के जो पुरोधा थे, जैसे आगा खां, सलीमुल्लाह, मोहसिनुल मुल्क, ये सारे लोग। अब हम ये देखेंगे कि 1905 के बाद का जो समय है, यहां पर आप देखिए तो दूसरा चरण शुरू हो जाता है जो 1919 तक चलता है और 1919 के बाद गांधीयन एरा शुरू हो जाता है, गांधी का युग शुरू। तो 1905 से 1919 के बीच में क्या हो रहा था? ये जो टाइम है, ये देखा जाए तो ये अतिवादियों का समय है ना। एक्सट्रीमिस्ट जो उस वक्त के गरम दल के लोग थे या जो एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं कि विचारधारा के लोग थे, इनका वर्चस्व बढ़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आईएनसी के पहले 20 वर्ष किसके थे? आईएनसी के पहले जो 20 वर्ष थे वो वास्तव में उदारवादियों के वर्चस्व का काल था, जिसमें किसी प्रकार की जो स्वाधीनता जैसी कोई बात आईएनसी ने नहीं कही, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नहीं कही, बल्कि सिर्फ उन्होंने मांग की सुधारों की। बल्कि उन्होंने ये माना भी कि जो अंग्रेज हैं वो भारत में बने रहें, क्योंकि उनकी छत्रछाया में ही जो भारतीय हैं इनका राजनीतिक और आर्थिक विकास हो सकता है। लेकिन 1905 में उनके कारनामे देखते हुए यहां पर अब मौका मिलेगा अतिवादियों को, क्योंकि अब अतिवादी उदारवादियों पर तंज करेंगे कि देखिए हम तो इनकी जो फितरत है, अंग्रेजों की जो फितरत है वो पहले से जानते थे, लेकिन आप लोग मुगालते में थे, देखिए उसका हश्र किस रूप में सामने आया। यही कारण है कि जो अब अतिवादी ग्रुप के लोग हैं, इनका जो वर्चस्व है ये बढ़ेगा। यहां पर वो जो बाललाल पाल का वर्चस्व बढ़ता है, उसी का एक दूसरा जो नतीजा है वो आता है 1907 में सूरत विघटन के रूप में, ना। यानी जो आईएनसी है इसका विघटन हो जाता है, आईएनसी का स्प्लिट हो जाता है 1907 में। ठीक है, विघटन के बारे में अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा कि इसमें जो दो धड़े हैं वो दोनों ही अलग हो गए हैं, लेकिन अलग हुआ कोई भी धड़ा कोई ऐसा नहीं होता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बरक्स या इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने कोई दूसरा संगठन बना लिया हो, ऐसा नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने सिर्फ अपना ग्रुप अलग किया। और यही कारण है कि बहुत तेजी से, क्योंकि अभी एक प्रकार से राष्ट्रवाद टूट रहा था, आईएनसी टूट रही थी, तो बड़ी तेजी से इस वक्त जो दमन चक्र है अंग्रेजों का वो शुरू हो जाता है। यही कारण है कि 1908 में ना जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं, इनके ऊपर मुकदमा चला करके प्रेस एक्ट के अंतर्गत इनको जेल भेज दिया जाता है और इनको निष्कासित कर दिया जाता है मांडला, यानी आज के म्यांमार में, है ना। वहां पर ये 1914 तक रहते हैं, 6 साल की इनकी सजा है। ये सजा के दौरान दो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स इन्होंने लिखी, उनको हमेशा ध्यान रखिएगा। ओरिजिन ऑफ आर्यंस यानी आर्यों की उत्पत्ति, और गीता रहस्य। ये जो गीता रहस्य उन्होंने एक व्याख्या की है गीता की, वास्तव में ये आगे के नेशनल मूवमेंट के लिए एक प्रकार से गीता ही बन गई, क्योंकि सभी लोग इससे इंस्पायर हुए और जो कर्म आधारित उसका संदेश था गीता का, उसको लेकर के आगे बढ़े। ठीक है, तो ये जो बाललाल पाल की जो तिकड़ी है वो एक प्रकार से टूट जाती है यहां तक। लेकिन साथ ही साथ अगर पैरेलल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्षेत्रीय लेवल पर बहुत सी ऐसी संस्थाएं काम कर रही थी जो अतिवादी विचारकों से प्रभावित थी, और साथ ही साथ वो अपने अपने लेवल पर, भले ही छोटे छोटे लेवल पर, लेकिन वो अपने लेवल पर काम कर रही थी। इनमें खासतौर से दो संगठन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो वीडी सावरकर का, एक सावरकर का जो संगठन है अभिनव भारत, ये था। ठीक है, अभिनव भारत। और दूसरा वो था बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त का अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति। ठीक है ना, ये अनुशीलन समिति 1907 में ढाका में बनाई गई थी, और ये अभिनव भारत ये 1904 में वो महाराष्ट्र में बनाया गया था। ये दो जो संस्थाएं हैं, वीडी सावरकर की और दूसरी जो हमने बताई भूपेंद्र नाथ दत्त और बारिंद्र घोष। बारिंद्र घोष वो अरविंद घोष के भाई थे, और भूपेंद्र नाथ दत्त ये नरेंद्र नाथ दत्त यानी विवेकानंद के भाई थे।
ना, इन्होंने अनुशीलन समिति ढाका में बनाई थी 1907 में। हाँ, यहाँ पर एक और बड़ा मजेदार या कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है, वो ये कि आपने एक नारा सुना होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा आपको मालूम है, ये सुभाष चंद्र बोस का था, आजाद हिंद फौज का था ना, दिल्ली चलो जय हिंद, इस तरह के नारे। अनुशीलन समिति का था खून के बदले खून, है ना, खून के बदले खून, ये इनका नारा था। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा कि अनुशीलन समिति ने नारा दिया था खून के बदले खून का नारा। ठीक है, तो ये समितियां काम कर रही थी। इसके अलावा कुछ और घटनाएं घट रही थी अंतरराष्ट्रीय जगत पर। अंतरराष्ट्रीय जगत की जो घटनाएं थी उनमें खासतौर से 2-3 घटनाओं का जिक्र हमेशा कुछ ज्यादा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। एक तो ध्यान रखिएगा, मैडम कामा, मैडम कामा, मैडम कामा या भीखाजी कामा, ये महाराष्ट्रियन एक पर्शियन महिला थी, महाराष्ट्र की एक पर्शियन महिला थी, मतलब पारसी संप्रदाय को मानने वाली। और इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में ना एक सम्मेलन में इन्होंने तिरंगा लहराया था, और इसी कारण से इनको कहा जाता है कि ये मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, भारतीय जो क्रांतिकारी आंदोलन है उसकी ये माँ थी। तो मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन के लिए मैडम कामा को याद किया जाता है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज यहां पे देखी गई वो थी मदन लाल ढींगरा। ठीक है ना, मदन लाल ढींगरा, इन्होंने 1909 में कर्जन वायली की हत्या की थी, और वो भी इंग्लैंड में जाकर। तो कर्जन वायली की हत्या इंग्लैंड में पहुंच करके करने वाले कौन थे? मदन लाल ढींगरा। तो मदन लाल ढींगरा ने 1909 में कर्जन वायली की हत्या की थी। तो ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है कि कर्जन वायली की हत्या कब हुई, किसने की, कहाँ की, है ना, या फिर मैडम कामा ने का विशेष योगदान क्या है, या फिर जर्मनी में या स्टुटगार्ट में तिरंगा किसने फहराया था, या मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है। इस तरह के तमाम जो प्रश्न हैं वो इनसे जुड़े हुए हैं। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट था वो था गदर आंदोलन। ठीक है ना, तो जो गदर आंदोलन है ना, इससे जो जुड़े थे वो भाई परमानंद थे। खासतौर से जुड़े हुए जो लोगों में से जो महत्वपूर्ण थे वो भाई परमानंद थे। इनके कह सकते हैं कि संयोजन में गदर पार्टी बनाई गई थी, और इसका एक उद्देश्य था कि भारत के जो पंजाब इलाका है, इस पंजाब इलाके में 1857 की तरह सैनिक विद्रोह किया जाए। और ये 1857 के विद्रोह की तरह जो सैनिक विद्रोह होगा, ये पंजाब की मियां मीर की छावनी से होगा, मियां मीर की छावनी से होगा। ठीक है, तो मियां मीर की छावनी से ये लोग 1857 की तरह सैनिक विद्रोह करना चाहते थे, और इसके माध्यम से वो भारत में एक प्रकार से सैनिक क्रांति के करके और भारत को आजाद कराना चाहते थे। लेकिन समय से पहले ही इनकी जो कह सकते हैं कि इनकी जो प्लानिंग थी, इनकी जो योजना थी, वो लीक हो जाती है ना, उसके बारे में अंग्रेजों को पता चल जाता है, और सारे इससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। और उसका परिणाम ये होता है कि 1915 तक पहुंचते पहुंचते ये जो गदर आंदोलन है ये विफल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद 1916 में लखनऊ का अधिवेशन होता है, जिसमें मुस्लिम लीग और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये दोनों आपस में फिर जुड़ जाते हैं। तो एक प्रकार से मुस्लिम लीग और आईएनसी के बीच में एका ना, वो अंबिका चरण मजुमदार के अध्यक्षता में लखनऊ अधिवेशन 1915 में हुआ। इस जुड़ाव का परिणाम ये होता है कि इसके आगे के समय में अब कांग्रेस जो है वो एक निश्चित लीग पर आगे बढ़ने लगी, और इसी का ये परिणाम हुआ कि यही वो टाइम होता है जब गांधी जी भारत आ जाते हैं, और फिर उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए। यहाँ पर ये याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ये फर्स्ट वर्ल्ड वार का समय चल रहा हो। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से शुरू कर करके 1918 तक जाता, और गांधी जी इस वक्त कोई सड़क पर बड़ा आंदोलन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर वो कुछ आंदोलन करते हैं जिसका बड़ा विशेष महत्व है, सिर्फ इसलिए कि इस प्रकार के अहिंसक आंदोलन सफल हो पाए। ये एक्सपेरिमेंट का टाइम था, ये ऐसे उनके प्रयोगों का समय था। इसी में खासतौर से जो 3 घटनाएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वो क्रम से हैं। एक तो चंपारण, ठीक है, जो चंपारण का सत्याग्रह था,
चंपारण के सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने उन्होंने जो अगला काम किया था वो अहमदाबाद के मिल मजदूरों को बोनस दिलाने का काम किया था अपने इसी सत्याग्रह के माध्यम से। और फाइनली उन्होंने ये काम किया तीसरे लेवल पर ना, वो था खेड़ा का सत्याग्रह, है ना, खेड़ा का सत्याग्रह। इससे बहुत बड़े पैमाने पर आम जनता प्रभावित हुई। इसके दो बड़े कारण थे। एक तो गांधी जी का कुछ करिश्माई नेतृत्व, और उससे भी बड़ी बात यह कि गांधी जी बिना किसी प्रकार के हिंसा के अहिंसक ढंग से बड़ी निडरता के साथ उन्होंने अपनी बात रखी, और उस बात पर अंग्रेजों को झुकना पड़ा। तो चाहे चंपारण में नील की खेती करने से संबंधित विवाद रहा हो, चाहे अहमदाबाद मिल के जो मजदूर थे उनको बोनस दिलाने का मामला रहा हो, चाहे खेड़ा में जो टैक्सेशन चल रहा था उस टैक्सेशन के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया हो, ये सभी चीजों का जो आंदोलन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा। और ये सारे आंदोलन 1917 से 18 के बीच में चले, ठीक है। और जैसे ही 18 में ये वर्ल्ड वार खत्म हुआ और गांधी जी ने मांग की कि अब हमारा आप जो लक्ष्य था कि हम लोग स्वराज लेंगे उसको आप उपलब्ध कराइए, लेकिन 1919 के एक्ट में न केवल भारतीय राष्ट्रवाद को फिर से एक बार प्रशासनिक ढंग से बांटने की कोशिश की गई, क्योंकि उन्होंने द्वैध शासन शुरू कर दिया। द्वैध शासन का मतलब हुआ कि कुछ शासन वो अंग्रेज अपने सलाहकारों के साथ कर रहे थे, और कुछ विषयों पर शासन उन्होंने कह दिया था कि जो भारतीय हैं वो अपने ढंग से कर लें। लेकिन जो विषयों का बंटवारा हुआ था वो इस तरह से बंटवारा किया गया था कि बिना रुकावट के भारतीय अपना काम कर ही नहीं सकते थे। तो जो गलतियां हो रही थीं, जो कमियां हो रही थीं, उन सब का ठीकरा अंग्रेज भारतीयों पर फोड़ रहे थे और कहने को कह रहे थे कि हमने आपको शासन करने का अधिकार दिया, लेकिन आपके अंदर योग्यता नहीं है कि आप अपना शासन खुद कर सकें। इस तरह के जो आरोप हैं वो शुरू हो जाते हैं 1919 के एक्ट के बाद से। लेकिन यहीं पर एक बड़ी घटना होती है, और वो है जलियांवाला बाग कांड। और जलियांवाला बाग कांड के बाद ना धीरे से गांधी जी ने अपने 3 सूत्र रखे। एक तो जलियांवाला बाग कांड के बारे में बहुत ही स्पष्ट जांच और सरकार का रुख, ना। दूसरा खिलाफत आंदोलन, यानी खलीफा के पद से संबंधित जो सत्याग्रह था, आंदोलन था। और तीसरा उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन। इन तीनों चीजों को उन्होंने एक साथ, स्वराज को इन्होंने तीनों को एक साथ रख करके और एक आंदोलन लॉन्च करने की बात की, जिसे हम कहते हैं असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन के 3 लक्ष्य थे। जो असहयोग नॉन कोऑपरेशन आंदोलन, असहयोग आंदोलन चलाया गया था, है ना, इस आंदोलन में उन्होंने क्या क्या अपने लक्ष्य बताए थे। एक तो उन्होंने रखा स्वराज, इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1905 में स्वीकार किया था। और दूसरा उन्होंने रखा खिलाफत का प्रश्न, यानी जो तुर्की का जो राजा हुआ करता था वो पदेन खलीफा होता था, उस खलीफा के पद को संरक्षित करने, उसको सम्मानित करने, उसको दुरुस्त करने का जो आंदोलन था, ये खिलाफत आंदोलन जो भारत में चल रहा था, उसको भी उन्होंने अपने एजेंडे में शामिल किया, ताकि जो भारतीय मुस्लिम हैं वो भी गांधी के साथ आकर के और एक राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा ले सकें। और तीसरा उन्होंने रखा था पंजाब की समस्या, है ना, जो पंजाब का तथ्य था, पंजाब की समस्या थी, यानी जो नरसंहार किया गया था। इन तीनों बातों को लेकर के उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू करने की बात की, और यहीं से गांधीयन एरा शुरू हो जाता है। और यहीं से शुरू हो जाता है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण। इसके आगे की जो घटनाएं हैं वो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। यहीं तक आज। और ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसके लिंक हैं, ये जीएस की पाठशाला में आप लोग ज्वाइन करके इसके आगे के जो वीडियोज़ हैं उनको आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और अपने विभिन्न एग्जाम में इसका उपयोग कर सकते हैं। और कोशिश करिएगा इसको मैक्सिमम आप लोग सब्सक्राइब करिए और इसको आपस में शेयर करिए। शेयर करने से